हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सलमान। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने अपना तीसरा लेक्चर लेकर, यानी पार्ट 3 ऑफ द ब्लड सीरीज, जिसमें हम जानेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में और हम जानेंगे एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था पिछले टर्म पे कि हीमोपोइसिस क्या होता है। हीमोपोइसिस कहते हैं ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को, ठीक है, यानी ब्लड और पोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर सेल्स, जिसमें हमने बताया था कि आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसके फॉर्मेशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस कहां होती है और इसके क्या स्टेप्स होते हैं या इसकी क्या स्टेजेस होती हैं, ये इसको हम आज जानेंगे। लेकिन हमने आपको बताया था कि हीमोपोइसिस की कुछ थ्योरीज होती हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया था नेमली 2 थ्योरीज होती हैं। एक होती है मोनोफाइलेटिक थ्योरी और एक होती है पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। एक हमने बताई मोनोफाइलेटिक थ्योरी, एक हमने बताई पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। इसमें से जो मोनोफाइलेटिक थ्योरी है बच्चों, वो ज्यादा करके एक्सेप्टेबल है। यानी मोनोफाइलेटिक थ्योरी ये कहती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दे अराइज फ्रॉम सिंगल टाइप ऑफ सेल, जो कि बोन मैरो में बनता है, ठीक है। यानी सारे ब्लड सेल एक ही एंसेस्ट्रल सेल से बनते हैं और उस सेल को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहा गया। क्या कहा गया? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। यानी all different type of blood cells they arise from this single stem cells, ancestral cell, जिसको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहा गया, और यही थ्योरी एक्सेप्टेबल है। पॉलीफाइलेटिक थ्योरी कहती है बच्चों के अलग अलग सेल अलग अलग स्टेम सेल से बनते हैं, जो कि ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो एक्सेप्टेबल है उसको पढ़ेंगे। हमने बताया हीमोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, यानी हमने बताया कि ब्लड का फॉर्मेशन की एक थ्योरी हुई, जिसको हमने कहा मोनोफाइलेटिक थ्योरी, जिसमें हमने बताया कि ब्लड सेल्स, जो सारे ब्लड सेल्स हैं अलग अलग तरीके के, वो सारे सेल्स एक ही इंसेस्ट्रल सेल्स से बनते हैं और उस इंसेस्ट्रल सेल का नाम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है, जो बोन मैरो में हमारी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। हीमोपोइसिस हमने बताया, अब हम देखते हैं कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। एरिथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के बारे में बच्चों हम पढ़ रहे हैं अभी। एरिथ्रोसाइट्स हम सब जानते हैं रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, तो एरिथ्रोपोइसिस कहा गया रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को। रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हमने अभी बताया, बोन मैरो में हो रहा है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से हो रहा है। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स भी बच्चों, प्लूरिपोटेंट जो स्टेम सेल्स हैं उसको भी अगर कैटेगराइज किया जाए तो लिम्फॉइड और नॉन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। नॉन लिम्फॉइड और लिम्फॉइड। लिम्फॉइड से हम सब जानते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी और टी लिम्फोसाइट्स हम सब जानते हैं। और नॉन लिम्फोसाइट से एरिथ्रोसाइट्स, प्रोजेनेटर सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, प्रोजेनेटर सेल्स, जिनसे आरबीसी बना। प्लूरिपोटेंट सेल से, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से, शायद ये नीचे आपको विजिबल ना हो तो हम यहां लिख देते हैं एरिथ्रोसाइट्स, प्रोजेनेटर सेल से आरबीसी बना, ठीक है। तो अब प्लूरिपोटेंट सेल्स हमने बताया, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स वो एंसेस्ट्रल सेल्स हैं जिससे सारे ब्लड सेल्स बन रहे हैं। तो हम आज एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम एरिथ्रोपोइसिस के बारे में बताएंगे कि तो लिम्फॉइड और नॉन लिम्फॉइड और लिम्फॉइड प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं। लिम्फॉइड से बी सेल्स और टी सेल्स बनते हैं, ठीक है, यानी बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और एरिथ्रोसाइट्स प्रोजेनेटर सेल्स बनते हैं इन नॉन लिम्फोसाइट्स प्लूरिपोटेंट सेल्स से, जिनसे हमारे आरबीसी बनते हैं। तो अब आइए देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स।
हमने क्या बताया, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट कैसे बनते हैं बच्चों, बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। नेमली अगर हम देखें इंट्रायूटेराइन लाइफ में, तो सबसे पहले बच्चों आती है मीजोब्लास्टिक स्टेज, ठीक है, मीजोब्लास्टिक स्टेज। उसके बाद बच्चों आती है हिपैटिक स्टेज, मीजोब्लास्टिक स्टेज, हिपैटिक स्टेज, और तीसरी आती है माइलॉइड स्टेज। तीन स्टेजेस में बनता है। सबसे पहले आती है मीजोब्लास्टिक स्टेज, दूसरी हमारी आई हिपैटिक स्टेज, और तीसरी बच्चों हमारी आई माइलॉइड स्टेज। तो अब बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले यानी इन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, फर्स्ट 3 मंथ्स कहां, इंट्रायूटेराइन लाइफ यानी मदर के अंदर जब बच्चा बन रहा होता है, तो पहले 3 महीने में जो इंट्रायूटेराइन लाइफ है यानी जो यूटेरस के अंदर बच्चा बन रहा है और वहां उसका जो जीवन है उसको इंट्रायूटेराइन लाइफ कहा गया। तो पहले 3 महीने में उस इंट्रायूटेराइन लाइफ के कहां बनता है, मीजोब्लास्टिक स्टेज उसको कहा जाता है। और वो कहां बनता है बच्चों, क्या चीज बनती है, हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी कहां बनते हैं, तो आरबीसी बनते हैं मीजोडर्म से। मीजोडर्म क्या हुआ बच्चों, मीजोडर्म हम सब जानते हैं जर्म लेयर से हमारा बनता है। तो मीजोडर्म ऑफ योक सैक, योक सैक की मीजोडर्म लेयर जो होती है, हम जानते हैं 3 लेयर होती है, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो डॉक्टर विनय कुमार पांडे सर के जर्म लेयर के लेक्चर को हमारे सावरन क्लासेस के YouTube चैनल पर जाकर सर्च करिए और उसको डिटेल में पढ़िए। तो अब हम क्या बता रहे हैं, एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। पहली स्टेज हमने बताई मीजोब्लास्टिक स्टेज, जो वहां पर पहले 3 महीने में इंट्रायूटेराइन लाइफ में मीजोडर्म ऑफ योक सैक से आरबीसी बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब ये स्टेज को हम बच्चों इंट्रावेस्कुलर स्टेज भी कहते हैं, इंट्रावेस्कुलर स्टेज। इंट्रावेस्कुलर स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लड वेसल के अंदर हो रही है। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एरिथ्रोपोइसिस की जो 3 स्टेज होती हैं उसमें कौन सी स्टेज इंट्रावेस्कुलर स्टेज होती है और कौन सी एक्स्ट्रावेस्कुलर स्टेज होती है। तो ये बच्चों मीजोब्लास्टिक स्टेज एरिथ्रोपोइसिस के डेवलपमेंट की इंट्रावेस्कुलर स्टेज है, यानी ये ब्लड वेसल के अंदर हो रही है। और इसमें आरबीसी कहां डेवलप हो रहा है, मीजोडर्म ऑफ द योक सैक से डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इस स्टेज को कहा गया मीजोब्लास्टिक स्टेज। ये पहले 3 महीने इंट्रायूटेराइन लाइफ के होती है, ठीक है। तो अब हिपैटिक स्टेज का क्या हुआ, हिपैटिक स्टेज का मतलब ये हुआ बच्चों कि हिपैटिक हम सब जानते हैं लीवर, हिपैटोसाइट्स लीवर के सेल्स होते हैं। तो हिपैटिक नाम से ही हमें पता चल रहा है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होगा, लिवर में होगा और स्प्लीन में भी होगा। तो हिपैटिक स्टेज में कहां हुआ आरबीसी का फॉर्मेशन, लिवर एंड स्प्लीन, यानी लिवर और स्प्लीन में 3 महीने के बाद, 3 महीने तक तो मेसोडर्म से चला, इंट्रावेस्कुलर स्टेज रही और उसके बाद फिर एक्स्ट्रावेस्कुलर स्टेज आ गई बच्चों। यानी ये दोनों स्टेज जो होती हैं इनको एक्स्ट्रावेस्कुलर स्टेज कहा जाता है। एक्स्ट्रावेस्कुलर यानी ये ब्लड वेसल के बाहर हो रही हैं, इसको एक्स्ट्रावेस्कुलर कहा गया। यानी 3 डेवलपमेंट स्टेज हमने बताई, एक मीजोब्लास्टिक, एक हिपैटिक और एक माइलॉइड, जिसमें से हमारी मीजोब्लास्टिक तो इंट्रावेस्कुलर स्टेज हुई और उन 3 में से 2 जो रिमेनिंग हिपैटिक और माइलॉइड स्टेज हैं वो एक्स्ट्रावेस्कुलर स्टेज है बच्चों। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो अब हिपैटिक स्टेज की जब बात हुई तो हमने बताया हिपैटिक का मतलब लीवर, तो लीवर में मेजॉरिटी ऑफ द आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए उसको हिपैटिक स्टेज कहा जा रहा है। और ये एक्स्ट्रावेस्कुलर स्टेज है और स्प्लीन में भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है
कि हिपैटिक स्टेज को डिस्क्राइब कीजिए और डिफाइन करिए। तो हिपैटिक स्टेज का मतलब बच्चों हम सब जानते हैं कि एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी के फॉर्मेशन 3 महीने के बाद इंट्रायूटेराइन लाइफ, 3 महीने की इंट्रायूटेराइन लाइफ के बाद लिवर और स्प्लीन टेक ओवर कर लेता है एरिथ्रोपोइसिस का, यानी आरबीसी के फॉर्मेशन लिवर और स्प्लीन में होने लगता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद आई माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड में बच्चों कहां होता है फॉर्मेशन, बोन मैरो में, बोन मैरो में फॉर्मेशन होने लगता है बच्चों। ठीक है, फ्रॉम द मिडिल ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ बोन मैरो में माइलॉइड स्टेज से आरबीसी का फॉर्मेशन होने लगता है। इस स्टेज को माइलॉइड स्टेज कहते हैं। तो हमारी ये 3 स्टेज हुई। एक हुई मीजोब्लास्टिक स्टेज जो मीजोडर्म से हो रही है, पहले 3 महीने इंट्रायूटेराइन लाइफ के हुई। मीजोडर्म ऑफ द योक सैक जो एक जर्म लेयर है, ठीक है, और इसको इंट्रावेस्कुलर स्टेज भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड वेसल के अंदर हो रही है। बाकी दूसरी स्टेज आई बच्चों हेपेटिक स्टेज, जिसमें लिवर और स्प्लीन ने टेक ओवर किया एरिथ्रोपोइसिस के फंक्शन को, यानी आरबीसी के फॉर्मेशन को लिवर और स्प्लीन अब कर रहा है 3 महीने की इंट्रायूटेराइन लाइफ के बाद। तो और मेजर पोर्शन लिवर कर रहा है, इसलिए इस स्टेज को हेपेटिक स्टेज कहा जा रहा है। ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद आई माइलॉइड स्टेज, यानी फ्रॉम द मिडिल ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ द आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो में फॉर्मेशन हुआ तो इस स्टेज को माइलॉइड स्टेज कहा गया। और माइलॉइड और हेपेटिक स्टेज दोनों ही एक्स्ट्रावेस्कुलर स्टेज है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू। ये समझना बच्चों बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम लोग सब बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, क्लास 10 के स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। बहुत सारी बातें हम आपको एक्स्ट्रा भी बताते हैं जो कि बोर्ड के सिलेबस से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन बच्चों एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा ही बता के चलते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि इन चिल्ड्रन बच्चों में कहां होती है एरिथ्रोपोइसिस और एडल्ट्स में कहां होती है। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछा जाता है कि बच्चों में कहां होती है और बड़ों में कहां होती है। तो रेड बोन मैरो में बच्चों में एरिथ्रोपोइसिस होती है। और हमने बताई अभी एक और स्टेज लिवर और स्प्लीन में, लिवर और स्प्लीन में हमने बताया। और हमने कहां बताया बच्चों, हमने बताया बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। और एडल्ट्स में कहां होती है, रेड बोन मैरो एंड एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे होती है और रेड बोन मैरो में होती है। अब कौन कौन सी बोन्स में होती है बच्चों ये लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हम सर से लेके पैर तक चलते हैं। हमने बताया बोन्स में होती है एडल्ट्स में, तो सबसे ऊपर हमारी कौन सी बोन है, जी हाँ स्कल। तो सबसे पहले कहां हुई, स्कल में फॉर्मेशन हुआ। स्कल के नीचे क्या आती है बच्चों, वर्टिब्री आती है, हमारी वर्टिब्रीज में होता है इसका डेवलपमेंट। उसके बाद बच्चों क्या आया, हमारा चेस्ट आ गया, तो उसमें स्टर्नम आई हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारी रिब्स आई, उसके नीचे क्या आया बच्चों, हमारी ह्यूमरस आई, ये वाली आर्म बोन। उसके बाद क्या आया, पेल्विक आई और फीमर, फीमर यानी सबसे बड़ी बोन, ये थाई बोन। तो अब हम लिख देते हैं बच्चों इसको आपके आसानी के लिए, ताकि आपको याद रहे कौन कौन सी लॉन्ग बोन्स में ये हुआ। सबसे पहले स्कल में एरिथ्रोपोइसिस हुई, स्कल। उसके बाद क्या आया बच्चों, वर्टिब्री में हुई। उसके बाद क्या हुआ, कहां हुई, चेस्ट में। चेस्ट में कहां हुई, स्टर्नम में। और फिर रिब्स में। उसके बाद क्या आया बच्चों,
रिब से नीचे चलिए तो पेल्विस आया, ह्यूमरस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी फीमर, जो कि हमारी लॉन्गेस्ट बोन भी है। इसको याद रखिए बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट बोन है हमारी ह्यूमन बॉडी की, इसको फीमर कहा जाता है, थाई बोन ये। ठीक, तो अब हमें पता चल गया कि बच्चों में कहां कहां एरिथ्रोपोएसिस होता है और एडल्ट्स में कहां कहां एरिथ्रोपोएसिस होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स से ये सारे सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो कुछ डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, आइए उनके नाम देख लेते हैं। पहले को कहते हैं प्री एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज, ठीक है। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली के बाद क्या आता है बच्चों, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, सेम। उसके बाद लाइए लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली, इंटरमीडिएट के बाद क्या हुआ, लेट, ठीक है, लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट के बाद बच्चों क्या आया, रेटिकुलोसाइट। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास में इसका नाम लिया था रेटिकुलोसाइट, और इसके बाद फिर लास्ट में एरिथ्रोसाइट। अब देखिए आप, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट स्टेज। अब इसके जरा डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिथ्रोपोइसिस के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। ये इनिशियली जो है वो काफी बड़ा सा और क्रोमैटिन नेटवर्क जो है बड़ा फैला हुआ सा होता है। बड़ी सी एक एमीबॉइड स्टेज है जिसमें क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो थोड़ा फैला हुआ होता है इनिशियली। फिर उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहती है, इस क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होने लगता है। इसमें क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होने लगता है और एक ही प्रॉपर शेप में आने लगता है। इसमें हीमोग्लोबिन की तादाद या क्वांटिटी बढ़ती रहती है और जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी घटती रहती है। और रेटिकुलोसाइट बच्चों एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर ये न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, पिछली बार हमने आपको बताया था। और एरिथ्रोसाइट स्टेज बाइकॉन्केव न्यूक्लियर बाइकॉन्केव शेप होती है। हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव यानी दोनों तरफ से कॉन्केव होता है, ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हमें इस स्टेज के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये रेटिकुलोसाइट स्टेज एक ऐसी स्टेज है जो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होती है, यानी यहाँ न्यूक्लियस निकल जाता है। इसीलिए हमने पिछली बार भी बताया था कि आरबीसी यानी मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, वो ए वेस्कुलर, वो ए न्यूक्लियर होता है, ई न्यूक्लियर होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। उसमें और भी सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, उसमें राइबोसोम्स भी नहीं होते, इसीलिए उसको कार्पोसिल्स कहा गया था, सेल नहीं कहा गया था, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट स्टेज एक ऐसी स्टेज है विच इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस और इसको काफी ज्यादा बच्चों पूछा जाता है। तो इस डेवलपमेंटल स्टेज में आपको रेटिकुलोसाइट याद रखना है, बाकी स्टेजेस याद रखना भी बहुत आसान है। जिसमें प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, जब हम एरिथ्रोपोएसिस की बात कर रहे हैं तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की बात हमने करी। फिर उसके बाद 3 स्टेज आई जो कि तीनों नॉर्मोब्लास्ट हैं। सबसे पहली हुई अर्ली, उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद लेट, तीनों ही नॉर्मोब्लास्ट हुई। उसके बाद रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट में हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि वहां न्यूक्लियस निकल जाता है और उसके बाद एरिथ्रोसाइट स्टेज। बहुत आसान है याद रखना। ग्रेजुअली कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियस होता रहता है और रेटिकुलोसाइट स्टेज पे आके न्यूक्लियस निकल जाता है। उसमें से क्रोमैटिन मटेरियल कम होता रहता है, यानी जेनेटिक मटेरियल सेल में से कम होता रहता है और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है, ठीक है। तो अब एरिथ्रोपोएसिस जब हुई बच्चों, तो एरिथ्रोपोएसिस होने के लिए भी कुछ बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं किसी भी सेल को
कोई फंक्शन करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आरबीसी को बनने के लिए, यानी एरिथ्रोपोइसिस को होने के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? तो कुछ मेटल चाहिए होता है उसको। कौन सा मेटल चाहिए होता है बच्चों? उसको चाहिए होता है आयरन। उसको चाहिए होता है बच्चों आयरन। उसको चाहिए होता है कोबाल्ट, और उसको चाहिए होता है मैंगनीज। ये तो इसको मेटल्स चाहिए होते हैं बच्चों। आयरन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आयरन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आरबीसी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में हीम जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आयरन है। तो यानी आरबीसी को आयरन होना जरूरी है, और अगर आयरन नहीं है तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा। इसलिए मेटल हमें चाहिए हुआ कौन सा? आयरन होना जरूरी है, कोबाल्ट होना जरूरी है, और मैंगनीज होना जरूरी है। कुछ विटामिन भी जरूरी होते हैं बच्चों। उसकी डेवलपमेंट के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन B12 और फोलेट। विटामिन B12 और फोलेट बच्चों न्यूक्लिक एसिड के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। न्यूक्लिक एसिड इनसे बनता है। उसके अलावा B12 और B2 और B6 विटामिन सी और विटामिन ई भी चाहिए होता है। ठीक है, तो कुछ हार्मोन्स भी चाहिए होते हैं बच्चों। विटामिन B2, B6, B12, फोलेट, विटामिन सी और विटामिन ई चाहिए हुआ। तो कुछ हार्मोन्स भी चाहिए हो। कौन कौन से हार्मोन्स चाहिए हो? एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन। और एरिथ्रोपोइटिन कितना आसान है बच्चों याद रखना। एरिथ्रोपोइसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एरिथ्रोपोइटिन, एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन भी चाहिए होता है। एरिथ्रोपोइटिन, एंड्रोजन और थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ये 3 हार्मोन भी चाहिए होते हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए। ठीक है, तो अब हमने देखा कि कौन कौन सी डेवलपमेंटल स्टेजेस से हमारा आरबीसी बना। अब हम आरबीसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है उस पर आ जाते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, और जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि आरबीसी में 65% पानी और 35% हीमोग्लोबिन, 35% कॉन्स्टिट्यूएंट जो आरबीसी का है वो हीमोग्लोबिन है। तो इसको पढ़ना जरूरी है। अगर हीमोग्लोबिन वर्ड को हम डिवाइड करें तो ये हीम और ग्लोबिन, यानी ये बना हीम और ग्लोबिन। हीम यानी आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन। और प्रोटीन बच्चों हम सब जानते हैं काहे से बनता है? अमाइनो एसिड से। आयरन और ग्लोबिन्स, ग्लोबिन्स यानी प्रोटीन, और प्रोटीन हमारे अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितने तरीके का बॉडी में पाया जाता है। बच्चों उससे पहले नॉर्मल रेंज बता देते हैं हम कि नॉर्मल एडल्ट मेल में और नॉर्मल एडल्ट फीमेल में हीमोग्लोबिन का क्या कंसेंट्रेशन होता है। ये रेंज वैरी करती है बच्चों, लेकिन एक नॉर्मल रेंज जो होती है वो 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर ये फीमेल में पाई जाती है बच्चों। 12 से 15 फीमेल्स में पाई जाती है, और मेल में क्या पाई जाती है? मेल्स में इसकी रेंज होती है लगभग 14 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, यानी मेल में, इसको ठीक करके लिख देते हैं, फीमेल्स में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की रेंज है वो 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, और जो मेल एडल्ट मेल में है वो 14 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर, इस रेंज में होना चाहिए। बच्चों हम सब अपनी ब्लड रिपोर्ट्स कराते हैं तो डॉक्टर्स यूजुअली कहते हैं कि भाई अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए। तो अब अपने घर में चेक करिएगा, अपनी रिपोर्ट्स को देखिएगा, उसमें ये रीडिंग लिखी होगी। इस रेंज में अगर आता है तो नॉर्मल है, ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, और कम है तो भी दिक्कत है। ठीक है,
तो अब हमने हीमोग्लोबिन के बारे में जानना है। बॉडी में कितने तरीके के हीमोग्लोबिन होते हैं? जी हाँ, बॉडी में सिर्फ एक नहीं, बॉडी में 3 तरीके के हीमोग्लोबिन होते हैं। सबसे पहला कौन सा? HbA। जी, HbA होता है, HbF और HbA2, HbF और HbA2, और ये इसी सीक्वेंस में है। सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 96 to 98%, तो यही हीमोग्लोबिन होता है HbA, जिसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? अल्फा 2 बीटा 2, यानी 2 अल्फा की चेन होती हैं और 2 बीटा की चेन, और HbF में अल्फा 2 गामा 2, और HbA2 में अल्फा 2 डेल्टा 2। और बच्चों ये पाया जाता है 0.5 to 0.8%, और ये लगभग 1 से 1.5% के आसपास पाया जाता है। 1.5 to 2.5 इस तरह से पाया जाता है, 1.5 to 2.5%। तो ये 3 तरीके के हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें HbA, HbF और HbA2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना कि HbA जो है वो 96 to 98% पाया जाता है, और इसकी कॉम्पोजिशन भी याद रखना जरूरी है। इसमें 2 अल्फा की चेन्स होती हैं और 2 बीटा की चेन्स होती हैं। चेन्स यानी ग्लोबिन की चेन, ठीक, अल्फा ग्लोबिन्स एंड बीटा ग्लोबिन्स। और HbF यानी HbF जो हीमोग्लोबिन होता है वो 0.5 to 0.8% होता है, और उसमें अल्फा 2 और गामा 2 ग्लोबिन्स होते हैं। और HbA2 जो होता है वो 1.5 to 2.5 पाया जाता है, जिसमें अल्फा 2 और डेल्टा 2। इसकी रेंज लगभग 3.2 तक होती है बच्चों। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन 1.5 to 3.2 कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट अबंडेंट हीमोग्लोबिन कौन सा होता है? तो HbA हमारा जो है वो 96 to 98% पाया जाता है, जिसमें अल्फा 2 और गामा 2 ग्लोबुलिन्स होते हैं। अब बच्चों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है हीमोग्लोबिन के बारे में कि जो न्यूक्लिएटेड प्रीकर्सर है ना एरिथ्रोपोइसिस का, ये जो एरिथ्रोपोइसिस हो रही है उसमें हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो न्यूक्लिएटेड आरबीसी से 65% होता है। हीमोग्लोबिन भी तो कहीं फॉर्म होता है ना, हीमोग्लोबिन आरबीसी से बनता है, और न्यूक्लिएटेड आरबीसी से 65% हीमोग्लोबिन बनता है, और ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी से 35% हीमोग्लोबिन बनता है। तो ई न्यूक्लिएटेड से आप कहेंगे कि ई न्यूक्लिएटेड हो गया, न्यूक्लियस उसमें है नहीं, तो उसका कैसे चल रहा है जेनेटिक मटेरियल? बच्चों ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी में आरएनए प्रेजेंट होता है, जो सारा जेनेटिक मटेरियल और इसकी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, वो इस आरएनए से कोऑर्डिनेटेड होती हैं, ठीक है। तो मेजर जो आरबीसी फॉर्मेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है बच्चों, हीम पार्ट का, उसका जो हीम पार्ट है ना बच्चों, जो हीम पार्ट है यानी जो आयरन पार्ट है हीमोग्लोबिन का, उसका फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने बताया आयरन पार्ट का, हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट बताए हमने, एक बताया हीम और एक ग्लोबिन। हीम पार्ट यानी आयरन पार्ट, उस आयरन पार्ट के जो हीमोग्लोबिन का पार्ट है उसका फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा है? हमने बताया कि आरबीसी कैसे बनता है, आरबीसी कहां बनता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हमने बताया स्प्लीन में होता है। तो आरबीसी जब टूटता है ना बच्चों, तो आयरन और ग्लोबुलिन में ही टूट जाता है। ग्लोबिन्स दोबारा से अमाइनो एसिड बनते हैं और ये फिर प्रोटीन सिंथेसिस में दोबारा से काम आ जाते हैं। यानी ब्रेकडाउन जब होता है आरबीसी का, तो आयरन और ग्लोबिन में होता है। इस ग्लोबिन को अमाइनो एसिड में ब्रेक हो जाते हैं और ये अमाइनो एसिड बॉडी दोबारा यूटिलाइज कर लेती है प्रोटीन के सिंथेसिस में। और बच्चों ये जो आयरन पार्ट होता है ना, ये हीम पार्ट, ये बिलिरुबिन में टूट जाता है, वो फीसिस में और यूरिन में निकल जाता है, और कुछ पार्ट वापस चला जाता है, रिसाइकिल हो जाता है, दोबारा आयरन बनाने के काम में भी आ जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि
हीमोग्लोबिन कितने तरीके का होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है, हीमोग्लोबिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक हो जाता है। आरबीसी का फंक्शन बच्चों हमने पहले ही बता दिया था कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है, कहां से ऑक्सीजन कैरी करता है बच्चों, ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से कहां तक, टिश्यूज तक। और बच्चों क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है टिश्यू से कहां तक, लंग्स तक। ठीक है, आरबीसी का लाइफ स्पैन हमने आपको पिछली बार ही बताया था 120 डेज होता है। दिस कंप्लीट्स योर आरबीसी। ब्लड का जो आरबीसी का पार्ट था वो यहां पर आकर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। आप इसको बार बार रिवाइज करिए, इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको बार बार रिवाइज करिए, जो वैल्यूज हैं उनको याद करिए थोरली। ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको आसान से आसान तरीके से इसको समझाया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं बहुत जल्द आऊंगा एक नया टॉपिक लेकर। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग सावरन क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।